नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में इस समय बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव चूँकि उसकी गति धीमी है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए उसको देखना जब तक आपकी पैनी नज़र नहीं होगी तब तक आपके लिए वो महसूस करना मुश्किल होगा। इस समय देश में जो कुलीन राजनीति का जो 75 साल से चल रहा था सिलसिला, उसके अस्तित्व पर संकट है। और जब अस्तित्व पर संकट आता है किसी के, तो वो आदमी सब कुछ भूल जाता है। जिस पर भी व्यक्ति हो, संगठन हो, देश हो, कहीं भी अस्तित्व पर संकट आता है तो वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है, किसी तरह से बचने की कोशिश करता है। और डूबते को, जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका भी मिल जाए तो उससे भी उसको उम्मीद होती है कि शायद बच जाएंगे। यही हो रहा है इस समय देश में। कल मैंने जो वीडियो बनाया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया था, उसमें विस्तार से PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक ऐसा कानून है जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है उस पर हमला हो रहा है और उसी को रोकने के लिए इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत उम्मीद थी चैलेंज करने वालों को कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि PMLA में, मतलब ये जो भ्रष्टाचार है, ये किसी आतंकवादी घटना से, आतंकवादी कार्रवाई से कम नहीं है। आतंकवाद से जुड़े लोग जो करते हैं उससे ज़्यादा देश की एकता, अखंडता का नुकसान ये भ्रष्टाचार कर रहा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो कानून का जो सामान्य सिद्धांत है कानून का, कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी सिद्ध नहीं किए जाते। लेकिन PMLA में ये सिद्धांत को सर के बल खड़ा कर दिया गया है कि आप तब तक दोषी हैं जब तक आप अपने को निर्दोष साबित नहीं कर देते। यही पेच है। इसी के आधार पर ये और बेल के जो प्रावधान है उस सबका जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो उसके बाद से बौखलाहट देखिए, 2 घटनाएं हुई हैं 2 दिन में, 2 बयान बल्कि आए। एक, महबूबा मुफ्ती, PDP की जो नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, आतंकवादियों से संबंध के लिए जानी जाती हैं। उनका बयान क्या है? उन्होंने हमला किस पर किया है? उन्होंने हमला किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर। राष्ट्रपति रहते हुए नहीं बोले, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने BJP का एजेंडा चलाया और संविधान को कुचल दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अनुच्छेद 370 जो संसद से पास प्रस्ताव था, विधेयक था, उसको मंजूरी दी। 35A, CA, इन सब संसद से पास कानून को मंजूरी देना, संसद से पास विधेयक को मंजूरी देना राष्ट्रपति का, ये संविधान को कुचलना है महबूबा मुफ्ती की नज़र में। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बौखलाहट कितनी गहरी है। तो क्यों ये बोला जा रहा है? वो जो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि सौती का रिस्क कठौती पर, यानी सौत, ये दूसरी पत्नी पति की जो है, दूसरी पत्नी का गुस्सा जो है वो बर्तन पर उतारा जा रहा है। काठ का बर्तन होता है, ट्रे की तरह समझ लीजिए, तो उस पर जो है उतारा जा रहा है। ये उसी तरह का है कि समस्या ये है कि ED के शिकंजे में महबूबा मुफ्ती भी हैं। अभी तक ED के मन में, पूरी संस्था के मन में, सरकार के मन में भी आशंका थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया, अगर जो उसके प्रावधान है उनमें कुछ ढिलाई कर दी, उनको डाइल्यूट कर दिया, तो मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अब कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। तो चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे P चिदम्बरम हो, चाहे उनके बेटे हों, फारूक अब्दुल्ला हों, ये तमाम लोग हैं राजनीतिक लोग। बाकी लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक लोगों की ही बात कर रहा हूँ। ये सब जेल जाने वाले हैं, ये आप मानकर चलिए। दूसरा जो बयान है वो आया है कांग्रेस के नेता लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी का शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है। ये स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल नहीं है। सोनिया गांधी ने संसद में कहा, लोकसभा में, कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। ये डेलिबरेट है। ये प्रतिष्ठा गिराने के लिए एक महिला की, प्रतिष्ठा गिराने के लिए एक आदिवासी महिला की, आदिवासी दलित, हमला किस पर हो रहा है?
किस समाज के लोगों पर हो रहा है? आदिवासी और दलित समाज के लोगों पर, पिछड़ों और गरीबों पर क्यों हो रहा है ऐसा? उसकी वजह समझने की कोशिश कीजिए। 75 साल से जो तंत्र बनाया था, बल्कि अंग्रेज़ों के समय से बन रहा था, उसी को इनहेरिट किया, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया कि एलीट जो है, यानी कुलीन वर्ग, जो संभ्रांत वर्ग है, जो विशिष्ट वर्ग है, शासन करने का अधिकार उसी का है। उसके नीचे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको शासित होने का अधिकार है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? क्यों गालियां पड़ रही हैं नरेंद्र मोदी को इतनी? क्यों आलोचना हो रही, निंदा हो रही है? क्यों उनसे नफ़रत इस हद तक पहुंच गई है कि देश के खिलाफ तक जाने को तैयार है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने इसको ठीक उल्टा कर दिया है। वो जो कांचीराम एक समय दिखाते थे सामाजिक संरचना के बारे में पेन निकाल कर, कि अभी अभी जो क्रम है समाज व्यवस्था का, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे जो है दलित हैं, इसको वो उल्टा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति को नहीं, वर्ग को उल्टा कर दिया। कुलीन वर्ग नीचे जा रहा है और जो वंचित वर्ग है वो ऊपर आ रहा है। समस्या इस बात की है। आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने 50-55 सालों के शासन में जो राष्ट्रपति बनाए, किस तरह के लोगों को? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो नेहरू की मर्जी से नहीं, नेहरू के बावजूद राष्ट्रपति बने, और दूसरा कार्यकाल भी नेहरू के तमाम विरोध के बावजूद मिला उनको। ये उनकी प्रतिष्ठा थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर नेहरू जी को वो पसंद भी थे और हर तरह से डिज़र्व भी करते थे। लेकिन उसके बाद के दौर को देखिए, जितने राष्ट्रपति बने हैं, एक दो को अपवाद को छोड़कर, सब में क्राइटेरिया क्या था, उसका आधार क्या था उनके चयन का? एक ही आधार था कि गांधी परिवार के प्रति वफादारी। आप वफादार हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, और आप चाहे जितने योग्य हों, अगर परिवार के प्रति वफादार नहीं हैं तो आपके लिए कुछ भी बनना मुश्किल है। ये संदेश था, इसलिए वफादारों की फ़ौज बढ़ती गई देश में, दिन पर दिन बढ़ती गई। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक वफादारों की, चापलूसों की संख्या बढ़ती गई, गणेश परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ती गई। उसका नतीजा है कांग्रेस बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसने समाज में जो संदेश भेजा, आप देखिए द्रौपदी मुर्मू के लिए जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है अधीर रंजन चौधरी ने, कांग्रेस के नेता हैं। जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, वो भी महिला थी, तब उनके मुंह से ऐसा शब्द निकला था क्या? ये कॉमन, मतलब बहुत सामान्य ज्ञान की चीज़ है। किसी 8वीं 10वीं के बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी बता देगा कि जो पद नाम होते हैं, जो पद होते हैं, वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्राणी नहीं कहते। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो कांग्रेस ने ये सवाल उठाया था क्या? तो इस तरह की, ऐसा नहीं है कि इस तरह की सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है इनको। इनका मकसद दूसरा है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ न की होती, उनके खिलाफ मुकदमा न चल रहा होता, तो आपको इस तरह के शब्द न सुनने को मिलते। तो ये एलीट का जो साम्राज्य बना हुआ था, वो भरभरा कर गिर रहा है, और गिर ही नहीं रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि जो वंचित वर्ग है वो ऊपर आ रहा है। वो जो डिज़र्व करता है, जो उसका हक है, उसे वो मिल रहा है। ये पहली बार हो रहा है। किसी महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, किसी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद पर सवाल नहीं उठाया, जिन्होंने इमरजेंसी के प्रस्ताव पर बिना कैबिनेट की मंजूरी, संसद तो छोड़ दीजिए, बिना कैबिनेट की मंजूरी के आधी रात को दस्तखत किया। उन पर सवाल उठाने वाला आपको कोई कांग्रेसी नहीं मिलेगा। उनके बारे में कोई नहीं कहेगा कि संविधान को रौंद दिया और कांग्रेस का एजेंडा चलाया। क्यों कहा जा रहा है रामनाथ कोविंद के बारे में ये बात? सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं। इनको लगता है कि उनको गाली देना, उनका अपमान करना, उनको जो है उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, ये सब इनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर कह रहा हूँ, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये इन लोगों के पतन का कारण है। जिन लोगों की बदौलत, जिनकी ताकत पर ये सत्ता में रहे, शासन में रहे,
उन्हीं को कुचलने का प्रयास करते रहे। सोच क्या थी? सोच ये थी कि गरीब रखो, हमेशा हाथ फैलाते रहें आपके सामने और हम टुकड़े रखते रहें तो ये हमारे कब्जे में रहेंगे। इनको अशिक्षित रखो, इनको बेरोज़गार रखो। इस तरह का प्रयास आज़ादी के बाद से चल रहा है। आप सोनिया गांधी की बौखलाहट आज संसद में देखते, जब वो भाजपा की नेता रमा देवी के पास बात करने गई और स्मृति ईरानी पहुंची, जिस तरह से उन्होंने स्मृति ईरानी से बात की, वो अंदर की बौखलाहट, गुस्सा, खीज और इस सब का नतीजा है। और बात केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, पूरे विपक्ष की है। जिस तरह का व्यवहार कर रहा है पूरा विपक्ष, उसको समझ में आ रहा है कि जिस आधार पर उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी, जिस सिद्धांत पर उन्होंने इसे खड़ा किया था, वो सब खत्म हो गया। उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। इस व्यवस्था को ये जो कुलीनों ने बनाई हुई थी, कभी कोई सही व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई कर्तव्यनिष्ठ, कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति ये ऐसा पसंद नहीं आता। कांग्रेस को और बहुत से लोगों को डॉक्टर कलाम पसंद नहीं आए। राष्ट्रपति अगर उनकी चलती तो न बनने देते, और उनकी जब चली तो उन्होंने दूसरा टर्म नहीं बनने दिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी सोच क्या है। इनकी सोच महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। कुल मिलाकर वंचित वर्ग के विरोध में खड़े हैं। इनको वंचित वर्ग से नाता ये इतना ही चाहते हैं कि वो उनका वोट मिलता रहे। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी देखिए। अगर थोड़ी भी शर्म होती अरविंद केजरीवाल में तो अब तक सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर दिया होता, लेकिन नहीं, वो हो ही नहीं रहा है उनसे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करें। उनको ये इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि स्थितियां बदल रही हैं। और इस वर्ग के लिए समस्या जो है, वो एक समय जो नेशनल और इंटरनेशनल कवर मिलता था लेफ्ट लिबरल बिरादरी से, उसकी अपील लगातार घटती जा रही है, उसकी ताकत भी घटती जा रही है। उन्होंने हार मान ली है ऐसा नहीं है, वो अब भी सक्रिय है। वो कभी पीएफआई के जरिए सक्रिय हैं, कभी आईएसआई के जरिए सक्रिय हैं, कभी पाकिस्तान के जरिए सक्रिय हैं। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी संस्था के बहाने से ऐसी सारी संस्थाओं को, उनका व्यक्तियों को समर्थन है जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। क्योंकि लगता है कि इन्हीं का समर्थन करके मोदी को हटाया जा सकता है। मोदी इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गए, इनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए। इसलिए मोदी का हटना ज़रूरी है। उसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, उसके लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। और ये आने वाले दिनों में ये लड़ाई, ये संघर्ष आपको और तेज़ होता हुआ दिखेगा। और ये संघर्ष, ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको आप एक नए मुकाम पर देखेंगे, और 2024 के बाद आप जो देखेंगे शायद आप उसकी आज कल्पना नहीं कर रहे हैं। इसलिए बदलाव की चक्की जो है, परिवर्तन का चक्र घूमना शुरू हो गया है। उसकी गति अभी तक दिखाई नहीं देती थी, अब दिखाई देने लगी है। तो इसलिए खलबलाहट भी है। जो ऊपर थे वो नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले जिनको ऊपर होना चाहिए था वो ऊपर पहुंच रहे हैं। तो देश में इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए, इस बौखलाहट पर संतोष जाहिर करना चाहिए कि दुश्मन के खेमे में अगर खलबली है, चाणक्य ने कहा था, तो समझिए राजा कुछ अच्छा कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ खलबली है और कहाँ अच्छा हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।